ओके सो यहाँ पर बताओ कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सा है? यहाँ पर जो वोल्टेज सर दिया गया है, V3 है। हाँ सर V3 है। हाँ V3, ये वाला वोल्टेज V3 है। तो इसको फेज वोल्टेज क्यों कह रहे थे? हाँ, इसको फेज वोल्टेज क्यों कह रहे थे? ओके सो ओके सो ये वाला जो वोल्टेज है देखो, वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट इज 17.5। सो लाइन यूनिट क्या है, कौन सा है? जो यहाँ पर हमने देखा था क्या कि तीन यूनिट होता है, और ये क्या है फाइनली, ये कंडक्टर है, लाइन कंडक्टर है। तो यहाँ पर लाइन यूनिट, इसका मतलब क्या है कि वही इंसुलेटर, द इंसुलेटर डीज नियरेस्ट टू द लाइन और नियरेस्ट टू द कंडक्टर जो है उसका वोल्टेज है, मतलब कि इसका वोल्टेज जो होता है V3 होता है। तो ये जो वोल्टेज दिया गया है ये V3 का वैल्यू है। V3 क्या है? 17.5 किलो वोल्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो कि अभी हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज है? लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज मतलब वोल्टेज बिटवीन लाइन टू अर्थ, दैट मींस V। ये वाला जो वोल्टेज होगा, ठीक है, यही वोल्टेज को हमें निकालना है। V का वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, तो V का वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या करना होगा? ये जो सारे के सारे जो यूनिट्स है, ठीक है, स्ट्रिंग में जो यूनिट्स लगा है, तीनों यूनिट का वोल्टेज पहले हमें निकालना होगा, है ना? तो पहला यूनिट का वोल्टेज V1, दूसरा का V2 और तीसरा का V3। V3 का तो वैल्यू दिया गया है, हमें V1 एंड V2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से V1 एंड V2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? V1 एंड V2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो K का वैल्यू निकालेंगे और फिर KCL K का लगाएंगे। वैल्यू, तो ठीक है, K का वैल्यू निकाल लो। K का वैल्यू तो डेटा जो दिया गया है वहां से K का वैल्यू आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर कौन सा डेटा दिया गया है देखो, एक तो ये वोल्टेज हो गया, और दूसरा जो डेटा दिया गया है कैपेसिटेंस बिटवीन इंसुलेटर और आर्क। तो यहाँ से K का वैल्यू कितना मिलेगा? 0.125। 0.125। ठीक है, K का वैल्यू 0.125 मतलब 1/8, 125। ये हो गया हमारा K का वैल्यू। ठीक है, बिकॉज द रेशियो ऑफ शंट कैपेसिटेंस टू द सेल्फ कैपेसिटेंस इज 1/8, है ना? क्योंकि कंडीशन क्या है, C1 क्या होगा, 1/8 टू C2 होगा। तो यहाँ से C1/C2 का जो वैल्यू आएगा 1/8, ये हमारा K का वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ पर K का वैल्यू कितना है? 0.125। अब V1 का वैल्यू को निकालो, तुम लोग इसको कैलकुलेट करो। V1, V2 एंड V3 तीनों का वोल्टेज निकालो। V3 तो दिया गया है, ठीक है, V1 एंड V2। V1 कितना आएगा एंड V2 का V1 वैल्यू 12.589, कितना है? V1 12.589, V1 का वैल्यू 12.589, 12.589, V2 14.162, V2 कितना है? 14.162 14.162। kV। ये आया है, सबका यही आया है। Total voltage 44.251, टोटल वोल्टेज कितना है? 40
44.251. 44.45 किलो वोल्ट। अच्छा, सबका रिजल्ट यही आया, सेम आया? The 44.251 kilowatt. 251 ओके, 251। प्रीति, तुम्हारा रिजल्ट भी यही आया है? सर अभी हम कंप्लीट सॉल्व नहीं किए। अच्छा ठीक है, करो। सो V2 एंड V1 के बीच जो रिलेशन आएगा कितना आएगा? विक्रम का रिजल्ट यही आया है? नहीं सर, कुछ और आया था, फिर से कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो। V2 एंड V1 के बीच जो रिलेशन होगा, हम जानते हैं V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस K होता है। सो K का वैल्यू को वहां पर पुट कर दो, है ना? V1 इंटू 1 प्लस K होता है। सो K का वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा? V1 इंटू So 1.1250. 1.125 इंटू V1, ये गया है ना? ये एट द जंक्शन एट जंक्शन जंक्शन ए पे अगर हम देखो, यहाँ पर सब कैपेसिटेंस है ना? तो जंक्शन ए मतलब ये वाला पॉइंट ए। तो जंक्शन ए में अगर हम केसीएल को अप्लाई करते हैं तो वहां से V2 और V1 का बीच जो रिलेशन बनेगा यही बनेगा, V2 इज इक्वल टू 1.125 इंटू V1, है ना? सो जंक्शन बी में क्या आएगा? एट जंक्शन बी, वहां पर हम जानते हैं V3 एंड V1 के बीच रिलेशन होता है। सो V3 इज इक्वल टू V1 टू मुस्कान, बताओ मुस्कान क्लास में है क्या? यस सर, कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला बताओ। V3 इज इक्वल टू क्या होगा? सर V3 इज इक्वल टू V2 1 प्लस K का वैल्यू पुट कर V2 देंगे, होगा उसके बाद क्या? यहाँ पे सॉरी सर, V2, V1 प्लस 1, हाँ एक मिनट V1 सर, इंटू क्या होगा ब्रैकेट में? 1 K सर, K का वैल्यू पुट करना है। 1 प्लस K। सही से बताओ। प्रीति बताओ तो। V3 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। प्लस K स्क्वायर। यही तो पिछले वाला जो न्यूमेरिकल था वहां पर तो हमने सॉल्व किया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा? V3 इज इक्वल टू 1.39 V1, ठीक है? ये V3 आएगा। सो अब हम जानते हैं कि V3 का जो वैल्यू यहाँ पर देखो दिया गया है, V3 कितना है? 17.5 किलो वोल्ट। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, V1 आ जाएगा। सो V1 कितना होगा? V3 17.5 डिवाइडेड बाय 1.39। तो इसको कैलकुलेट करो। So 12.59 kilo. 12.59 किलो वोल्ट। 5859, यस सही। सो ये हो गया हमारा V1 का वैल्यू। तो V1 हमने फाइंड कर लिया। सो यहाँ से V2 भी आ जाएगा। V2 क्या है? यहाँ से V2 को हम निकाल सकते हैं। तो 14.16. V2 V1 इंटू 1.125 मल्टीप्लाइड बाई V1। सो V1 इज 12.59 किलो वोल्ट। सो इसको कैलकुलेट करो। V2 का वैल्यू कितना आ रहा है देखो? 14.16 kilo. 14.16 किलो वोल्ट। तो दिस इज
द वोल्टेज अक्रॉस V2 अक्रॉस द मिडिल यूनिट, ठीक है, मतलब बीच में जो यूनिट है उसका वोल्टेज है, ठीक है। अब V1 आ गया, V2 आ गया, V3 का वैल्यू दिया गया है, सो टोटल वोल्टेज यहां से हमें मिल जाएगा। टोटल वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग कितना आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। सो वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग कितना आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पर पुट करो। सर 44.24। सो टोटल वोल्टेज आएगा 44.24 25 25 44.25 किलो वोल्ट। तो ये आ गया हमारा जो वोल्टेज पोटेंशियल अक्रॉस लाइन एंड अर्थ, है ना। पोटेंशियल अक्रॉस लाइन और अर्थ, और वोल्टेज और पोटेंशियल अक्रॉस लाइन टू द न्यूट्रल, है ना। तो ये वोल्टेज जो है ये लाइन एंड अर्थ के बीच वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज आ गया। अब यहां से स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करो। स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना आएगा, V अपॉन N इंटू V3। तो यहाँ पर सारे के सारे डेटा को पुट करो। 44.25 divided by number of discs is 3 and voltage nearest to the conductor is 1.39। 17.5 तो इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 17। सर V3 17.5 है। V3 17.5 है, 17.5 भी। तो यहाँ पर V3 का वैल्यू 17.5 है ना, ठीक है, 17.5 यहाँ पर ले लो। टोटल कितना आ रहा है इसका स्ट्रिंग एफिशिएंसी, 84.28%। 84.8%। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो सबका रिजल्ट यही आया है ना। Yes, sir. Yes, sir. आई होप न्यूमेरिकल को समझने में किसी का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल केस में होता है, क्या होता है कि शांट कैपेसिटेंस जो होता है, शांट कैपेसिटेंस जो फॉर्म करता है, क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि एक टावर और हमारा स्ट्रिंग के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एयर है, उसके वजह से शांट कैपेसिटेंस फॉर्म करता है। और शांट कैपेसिटेंस के वजह से क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस होल स्ट्रिंग अनइक्वल होता है ना। पूरा स्ट्रिंग में जो डिस्क रहता है, हर एक डिस्क के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो अनइक्वल होता है। और अनइक्वल होने के वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम क्या अराइज करेगा। हमने बताया था कि जो लोअर डिस्क है, मतलब डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, लाइन कंडक्टर के पास वाला जो डिस्क है उसके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस लगता है ना। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस लगने के वजह से क्या होता है कि वो डिस्क फेल करने के चांसेस रहता है, या फिर पंक्चर होने के चांसेस रहता है। अगर वो डिस्क फेल कर जाएगा तो बाकी का जो डिस्क है, पूरा का पूरा डिस्क, उसका इंसुलेशन भी ब्रेक हो जाएगा, या फिर ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ईच डिस्क जितना हो सके इक्वल रखेंगे। मतलब हर एक डिस्क के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा। देखो एकदम सेम टू सेम तो नहीं होगा,
अगर सेम टू सेम हो जाएगा तो एफिशिएंसी कितना होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना होगा, 100%. स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता है, 100% तो हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन बराबर हर एक डिस्क के अक्रॉस जो पोटेंशियल है तकरीबन बराबर हम उसको रख सकते हैं। इसके लिए कुछ मेथड हमें यूज करना होगा, कुछ प्रोसेस हमें यूज करना होता है, ठीक है, ताकि हर एक डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा बराबर सेम ही रहेगा। सो वो मेथड है क्या, ठीक है, वही हम देखेंगे। सो methods of improving string efficiency. Methods of improving string efficiency. तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी एक्चुअली है क्या चीज, स्ट्रिंग एफिशिएंसी से हम मेजर कर सकते हैं कि किस होल स्ट्रिंग में हर एक इंसुलेटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये एक मेजरमेंट है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है, ये एक मेजरमेंट होता है। कौन सा मेजरमेंट होता है कि हर एक डिस्क के अक्रॉस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है, इसको ही हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो इस स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अगर हम इम्प्रूव कर देंगे तो हर एक यूनिट के अक्रॉस, हर एक डिस्क के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए जो पहला मेथड हम यूज करेंगे वो क्या है, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म्स, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर, and third one is by using a guard ring. ये तीनों मेथड है, ठीक है। पहला मेथड क्या है, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, पहला मेथड क्या है, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। तो पहला मेथड को ही हम डिस्कस करते हैं पहले। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, पहला। सो इसका मतलब क्या है, देखो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक पोल होता है ना, और यहाँ से जो कनेक्टेड रहता है ये क्या है, यही हमारा क्रॉस आर्म ये इंसुलेटर को सपोर्ट देता है ना, ये क्या करता है, इंसुलेटर को सपोर्ट देता है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब स्ट्रिंग एंड ये जो टावर है, ठीक है, स्ट्रिंग एंड टावर, इसके बीच क्या रहता है, शांट कैपेसिटेंस रहता है, तो हमने देखा ही है। अब देखो ये जो क्रॉस आर्म है, इस क्रॉस आर्म को, लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करने से क्या फायदा मिलेगा हमें, लॉन्ग क्रॉस आर्म यूज करने से क्या फायदा मिलेगा, देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कौन इफेक्ट डाल रहा है। अगर यहाँ पर ये जो शांट कैपेसिटेंस हमने दिखाया था, ये जो शांट कैपेसिटेंस यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, मान लो कि ये नहीं है, सो हर एक डिस्क के अक्रॉस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, सेम हो जाएगा। सो इसके ऊपर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्ट कौन डाल रहा है, यहाँ पर शांट कैपेसिटेंस, यही इसको अनइक्वल कर रहा है।
सो ये वाला जो कैपेसिटेंस है इसका इफेक्ट अगर हम कम कर देंगे तो इस मेन यूनिट मेन इंसुलेटर जो मेन कैपेसिटर है मतलब सेल्फ कैपेसिटर जो है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तकरीबन बराबर होगा। तो इस कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है इसको कम करना है। तो इसको कम करने के लिए हमें लॉन्ग जितना हो सके लॉन्ग कॉस हम यूज करते हैं। ठीक है, जितना हो सके मतलब इतना नहीं बहुत ज्यादा, ताकि ये जो हमारा टावर है टावर का स्ट्रेंथ भी घट जाए। ठीक है, हमें इस टावर का स्ट्रेंथ भी देखना है कॉस्ट भी देखना है। ठीक है, उसको भी कंसिडर करना है। तो उतना तक ही हम कॉस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कॉस को बढ़ाने से क्या होगा, अगर कॉस को हम मान लो पहला केस ये है। ठीक है, दूसरा केस मान लो कि अब ये है। ठीक है, दूसरा केस मान लो यहाँ पर हमने लॉन्ग कॉस लिया है कंपेरिजन टू दिस, है ना। सो लॉन्ग कॉस अगर लेंगे तो देखो टावर एंड जो स्ट्रिंग है जो मेटलिंग लिंक है, ये तो मेटलिंग लिंक है, मेटलिंग लिंक और टावर के बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, ये अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। कैपेसिटर में तुम लोग पढ़ चुके हो कि कैपेसिटर का वैल्यू डिस्टेंस के साथ डिपेंड करता है ना। Yes, sir. C is inversely proportional to the distance D या फिर R कुछ भी ले सकते हो। तो कैपेसिटेंस जो है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इसका कैपेसिटेंस का इफेक्ट उतना ही कम होगा। और कैपेसिटेंस का इफेक्ट कम होने का मतलब यहाँ से जो चार्जिंग करंट जो फ्लो हो रहा है, मतलब एक I1 यहाँ पर I2 यहाँ पर क्या है I3 है, और ये तो हमारा मेन करंट है I3 I2 वाला I1। ये करंट अगर कम हो जाएगा तो ये जो लाइन करंट है I, ये करंट हर एक इंसुलेटर के अक्रॉस तकरीबन सेम करंट ही पास होगा, है ना। पहले हमने दिखाया था कि I का वैल्यू अगर 10 होगा, ये I3 I2 और I1 का वैल्यू अगर 2 एम्पियर करके होगा, सो हर एक डिस्क के अक्रॉस हमें इक्वल करंट नहीं मिलेगा। सो ये अगर टोटल 10 एम्पियर होगा, यहाँ से 2 एम्पियर पास हो रहा है, तो I3 का वैल्यू कितना आएगा 8 एम्पियर आएगा। I2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर फिर 2 एम्पियर यहाँ से पास हो रहा है, सो इसका वैल्यू क्या होगा 6 एम्पियर होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 4 एम्पियर होगा। ठीक है, सब अलग अलग करंट का वैल्यू है। ठीक है, लेकिन ये जो चार्जिंग करंट है, इस चार्जिंग करंट अगर एकदम हम कम कर देंगे तो ये जो 10 एम्पियर है ये 10 एम्पियर यहाँ से पास होगा। ठीक है, नियर इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ही चार्जिंग करंट पास होगा क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू यहाँ पर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया है। ठीक है, क्रॉस आर्म लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करके इनके बीच का जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को हमने इंक्रीज कर दिया है, और डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो इसका जो कैपेसिटेंस ये जो सेल्फ C1, ये जो C1 का जो वैल्यू है C1 का वैल्यू, ये C1 का वैल्यू कम हो जाएगा। C1 का वैल्यू अगर कम होगा तो यहाँ से जो चार्जिंग करंट पास हो रहा है हर एक शंट कैपेसिटर के अक्रॉस वो कम हो जाएगा। कम होने का मतलब हर एक इंसुलेटर के अक्रॉस तकरीबन सेम करंट ही फ्लो होगा। और सेम करंट अगर फ्लो होगा, हम जानते हैं कि हर एक इंसुलेटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC है, XC का वैल्यू सेम ही रहता है, XC का वैल्यू सेम ही रहता है। और वोल्टेज क्या होता है, हर एक इंसुलेटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा IXC, करंट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यही तो वोल्टेज होता है। सो यहाँ पर V1 V2 एंड V3 तकरीबन सेम होगा। ठीक है, ये नियर इक्वल टू होगा। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस है जहां पर हम क्रॉस लॉन्गर क्रॉस आर्म को यूज करते हैं। तो लॉन्गर क्रॉस आर्म को हम एक बार बता देते हैं, अच्छी तरह से सुनो। लॉन्गर क्रॉस आर्म हम इसलिए यूज करते हैं कि लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करने से द कैपेसिटेंस बिटवीन मेटेलिक लिंक एंड टावर विल बी इंक्रीज। ठीक है, उसका बीच का जो डिस्टेंस है इंक्रीज हो जाएगा,
और बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसका जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस का इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर डी को इंक्रीज करो तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट यहाँ पर कम होगा, है ना। तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट अगर कम होगा तो यहाँ से जो चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू भी घट जाएगा। सो हर एक डिस्क के अक्रॉस तकरीबन इक्वल करंट फ्लो होगा। सो इस तरह से हम जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो अनइक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा क्या है, दूसरा है by using by grading the insulator, by by grading the insulator। सो इंसुलेटर का ग्रेडिंग करना है। सो इंसुलेटर का ग्रेडिंग करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डिस्क दिख रहा है, देखो यहाँ पर जो डिस्क दिख रहा है ना, इसका जो कैपेसिटेंस होगा, मतलब सेल्फ कैपेसिटेंस जो है उसका वैल्यू हमें अलग अलग रखना है। उसका वैल्यू क्या होगा, हमें अलग अलग रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखो नियरेस्ट टू द कंडक्टर जो डिस्क है V3, इसका वोल्टेज सबसे ज्यादा है, उसके बाद V2 का वोल्टेज है और V1 का वोल्टेज सबसे कम होता है। तो अगर ये वाला जो डिस्क है, ये वाला डिस्क का अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू को अगर हम चेंज कर देंगे तो इसका वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, है ना। सो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और वोल्टेज के बीच रिलेशन क्या होता है, विक्रम बताओ तो। Yes, sir. What is the relation between capacitance and voltage? किसी भी कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है एंड उसका कैपेसिटेंस होता है, उसके बीच का रिलेशन क्या होता है? अच्छा, कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? सर जो एनर्जी स्टोर करता है सर। चार्ज पर यूनिट, ठीक ही तो बोल रहे हो, बोलो। जो चार्ज को स्टोर करते हैं उसको तो कैपेसिटर बोलते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस क्या है? ये तो जानना चाहिए, ये तो फिजिक्स का चीज है। 9th-10th का जो फिजिक्स है वहीं पर भी तुम लोग इसको पढ़े हो, है ना। कोई बता सकता है क्या? सर हाँ बोलो। बट इसमें वो ये जो हम लोग करंट तो कंडक्टिविटी कैपेसिटी करते हैं तो इंसुलेटर में फ्लो करवाता है चार्ज को, मे बी उसे कैपेसिटेंस नहीं नहीं, कहते हैं। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? कैपेसिटेंस, सर चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। हाँ यस, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, यही तो कैपेसिटेंस है ना। ये किसने बोला? सर अभिज्ञान आदित्य। कौन? सर अभिज्ञान आदित्य। अभिज्ञान। ये अभिज्ञान ने सही बोला, यही तो है। कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, देखो कैपेसिटेंस के साथ वोल्टेज का जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो ये जो हमारा यूनिट है, तीनों यूनिट है, तीनों यूनिट में से सबसे ज्यादा वोल्टेज किसके अक्रॉस मिलता है हमें? V3। nearest नियरेस्ट टू द कंडक्टर, मतलब V3, इसका वोल्टेज सबसे ज्यादा है। सो इसका वोल्टेज अगर सबसे ज्यादा होगा तो इस यूनिट का वोल्टेज हमें कम करना है। इस यूनिट का वोल्टेज कम करने के लिए इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए? प्रीति बताओ तो, ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? यस सर।
अगर लास्ट वाला जो यूनिट है, इस यूनिट में सबसे ज्यादा वोल्टेज रहता है ना, तो इसका इस Yes, यूनिट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमें कम करना है, कम रखना है। अगर हम कम रखना चाहते हैं तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे? ज्यादा रखेंगे। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा रखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा होगा तो वोल्टेज का वैल्यू कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो ग्रेडिंग मतलब क्या है, इस इंसुलेटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू हमें इतना रखना है ताकि तीनों जो यूनिट है, तीनों इंसुलेटर है, सभी इंसुलेटर के, यहाँ पर 3 लिया है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हर एक इंसुलेटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। इसके लिए हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटेंस का वैल्यू हमें उस तरह से सिलेक्ट करना होगा। ये कैसे अचीव होगा, ये हमें कैसे मिलेगा? इसके लिए क्या करना होगा? ग्रेडिंग मतलब हर एक जो इंसुलेटर है, उस इंसुलेटर का जो शेप है, इंसुलेटर का जो फिगर है, उसको हमें अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें अलग अलग मतलब जो इंसुलेटर है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट साइज इंसुलेटर हमें ये यूज करना होगा। लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट साइज इंसुलेटर, हर एक इंसुलेटर का साइज हमें डिफरेंट रखना होगा। अगर हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस इसका साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम वही साइज का इंसुलेटर लेंगे जिसके लिए वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज होगा कम होगा, ठीक है, इसके वोल्टेज कम होगा। और जो सेकेंड जो यूनिट है, मतलब ये जो बीच वाला जो इंसुलेटर दिख रहा है, इसका वोल्टेज एंड फर्स्ट वाला जो इंसुलेटर है, इसका वोल्टेज तकरीबन सेम ही होगा, तीनों वोल्टेज सेम ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह का ये हर एक इंसुलेटर का कैपेसिटेंस हमें सिलेक्ट करना है, मतलब हर एक इंसुलेटर का साइज हमें अलग अलग रखना होगा, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और हर एक इंसुलेटर का साइज हम ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही सेट करेंगे ताकि द वोल्टेज अक्रॉस ईच डिश विल बी इक्वल, ठीक है। ये इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम ग्रेडिंग बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है, इसको इंसुलेटर का ग्रेडिंग कहते हैं। लेकिन ये मेथड हम ज्यादातर यूज नहीं करते, ठीक है, हम ये मेथड यूज नहीं करते हैं। कॉसम वाला मेथड ही हम एक लिमिट तक यूज करते हैं। कितना लिमिट तक? जहां तक इसका कॉस्ट एंड टावर का स्ट्रेंथ ठीक ठाक रहेगा, मतलब के का वैल्यू 0.1, के का वैल्यू 0.1, के का वैल्यू मतलब के क्या है, C1 अपॉन C2, सॉरी C1 अपॉन C, शंट कैपेसिटेंस बाय सेल्फ कैपेसिटेंस। सो C के वैल्यू, C1 के वैल्यू के ऊपर के का वैल्यू डिपेंड करता है। सो C1 का वैल्यू हम इस कॉस आर्म को इतना तक ही बढ़ाएंगे ताकि C1 का वैल्यू इतना होगा, उसके वजह से के का वैल्यू 0.1 ही होगा, इससे कम हम नहीं कर सकते, ओके। के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही अनइक्वल होगा, मतलब स्टिंग एफिशिएंसी का वैल्यू कम होता है ना। के का वैल्यू ज्यादा मतलब स्टिंग एफिशिएंसी का वैल्यू कम, मतलब अनइक्वल वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है। सो के का वैल्यू हमें कम रखना है, के का वैल्यू कम रखने का मतलब C1 का वैल्यू हमें कम करना है। सो लॉन्गर क्रॉस हम यूज करके हम C1 का वैल्यू कम कर रहे हैं, लेकिन कितना लिमिट तक हम इसको कम करेंगे ताकि के का वैल्यू 0.1 ही हो, ठीक है, इससे नीचे हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है, ये लॉन्गर क्रॉस आर्म के लिए है। और जो दूसरा है बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर, इसके लिए हम अलग अलग सा ग्रेडिंग यूज करेंगे, मतलब अलग अलग साइज यूज करेंगे, अलग अलग साइज यूज करके इसका जो वोल्टेज होगा, अनइक्वल जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको हम इक्वल करेंगे ताकि इसका जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो इंप्रूव कर सके, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड, ठीक है। अब जो तीसरा मेथड है बाय यूजिंग गार्ड रिंग, ये वाला मेथड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज तो टाइम नहीं है, अभी 3 मिनट ही बचा है। नेक्स्ट क्लास में उस मेथड को हम डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो थर्ड वाला जो मेथड है, ठीक है, ये वाला मेथड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला मेथड तो दिख रहा है, बाय यूजिंग गार्ड रिंग, ज्यादातर हम इसी मेथड को ही यूज करते हैं। हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन में हम इस मेथड का ही यूज करते हैं।
टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, सो ठीक है। आई होप तुम लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। तो विक्रम, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। प्रीति? यस सर। ओके ओके, सो ये वाला जो अटेंडेंस है, इस अटेंडेंस को हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों क्लास का ही अटेंडेंस हमें चाहिए, तो दोनों का अटेंडेंस हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। राहुल सर में क्लास है का रिकॉर्डिंग कहीं पे अपलोड करते हैं क्या? हेलो, हाँ, जो क्लास लिए सर इसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे अपलोड करते हैं? रिकॉर्डिंग से क्या होगा? क्लास ठीक से नहीं नहीं सर, कर रहे हो क्या? पुराना वाला तो पीछे वाला क्लास नहीं किए हैं सर, तो हमको लगा कहीं पे अपलोड करते हैं तो। तो यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाके मिल जाएगा, ठीक है। क्लास क्यों नहीं करते? रेगुलर क्लास करना होगा, रेगुलर क्लास करना यस होगा, सर। किसी भी क्लास छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो ये वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन क्लास रेगुलरली करो। हाँ, रेगुलर हम क्वेश्चन पूछेंगे, सभी से क्वेश्चन पूछेंगे, और हम देख रहे हैं कि किसी बच्चे ठीक से रिप्लाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। और मुझे डाउट है कि ये सिर्फ ज्वाइन ही करके बैठे हो या फिर क्लास कर रहे हो। तो ऐसा होगा, अगर हमें रिस्पांस नहीं मिलेगा तो उसका अटेंडेंस हम नहीं लेंगे, उसका अटेंडेंस हम नहीं लेंगे, उसको एब्सेंट कर देंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ओके, सो आज क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।